कि रक्तजीवी करीब और करीब आते जा रहे हैं, छवि ने अब और देरी करने की हिम्मत नहीं की। वह तेजी से चमकी और भव तथा हरित बांस खड्ग संप्रदाय के अन्य योद्धाओं के पीछे पीछे इंद्रपुरी नगर से दूसरी दिशा में उड़ गई। हरित बांस खड्ग संप्रदाय के लगभग 1 दर्जन सदस्यों में से करीब 1/3 जा चुके थे। अब केवल 11 या 12 लोग ही बचे थे। साथी साधक खड्ग, क्या आप नहीं जा रहे हैं? भव, छवि और अन्य लोगों के जाने के बाद हर्षवर्धन ने नगर की दीवार के दूसरी ओर खड़े विराट के स्वर्णनाग अवतार की ओर मुड़कर देखा और पूछा, अब भी समय नहीं आया है? विराट के स्वर्णनाग अवतार ने यह सुनकर हंसते हुए कहा, मुट्ठी भर रक्तजीवी मुझे भगाने के लिए काफी नहीं है। यदि उसका सामना किसी ऐसे शत्रु से होता जिसे हराया न जा सके, तो वह स्वाभाविक रूप से रुककर मरने के बजाय भाग जाता। यद्यपि पूर्वी रहस्य मंडल के लोग भी इंसान थे और उसे उन पर बहुत दया आती थी, लेकिन पूर्वी रहस्य मंडल उसकी मातृभूमि नहीं थी। यदि यह शक्ति सिंधु महाद्वीप होता जिस पर विदेशी जातियों ने आक्रमण किया होता, तो वह उनका विरोध करने के लिए मृत्यु तक लड़ता, क्योंकि उसके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। उसके पीछे उसका परिवार और मित्र थे। इसलिए जब अंधकार दानव वंश की सेना ने शक्ति सिंधु महाद्वीप पर आक्रमण किया, तो विराट ने उनका विरोध करने के लिए हर संभव उपाय का उपयोग किया। यहां तक कि सबसे खतरनाक क्षणों में भी उसने भागने का विचार नहीं किया। अंत में उसके तीसरे अवतार शिखर शर्मा ने शत्रु को हराने के लिए शस्त्र आहुति विद्या का उपयोग करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। लेकिन पूर्वी रहस्य मंडल अलग था। यह उसकी मातृभूमि नहीं थी। यद्यपि वह रक्तजीवी वंश के आक्रमण का विरोध करने में पूर्वी रहस्य मंडल की सहायता करना चाहता था, लेकिन वह इसके लिए कभी अपने प्राण जोखिम में नहीं डालता। यदि उसका सामना किसी ऐसे शत्रु से होता जिसे वह संभाल सकता था, तो वह स्वाभाविक रूप से रुक कर लड़ता। यदि उसका सामना किसी ऐसे शत्रु से होता जिसका वह विरोध नहीं कर सकता था, तो वह निश्चित रूप से तुरंत भाग जाता। विराट के स्वर्ण नाग अवतार की बातें सुनकर हर्षवर्धन, मीनाक्षी और अन्य लोग शांत हो गए। वे नहीं जानते थे कि क्या इस खड्ग सन्यासी के पास सचमुच इतनी बड़ी क्षमता थी, या वह केवल अति आत्मविश्वासी था। अमरलोक के प्रथम स्तर के इस साधारण से योद्धा ने अमरलोक के सैकड़ों रक्तजीवियों के सामने ऐसे अहंकारी शब्द कहने का साहस किया। यदि उन्होंने भुजक को हराने में उसकी ताकत न देखी होती, तो उन्हें संदेह होता कि वह पागल हो गया है। लेकिन अब, जबकि उन्हें लग रहा था कि खड्ग सन्यासी की बातें कुछ अहंकारी थीं, उन्हें यह निश्चित नहीं था कि क्या उसके पास सचमुच ऐसी शक्ति है। वे पहले ही एक बार गलत साबित हो चुके थे और दूसरी बार गलत साबित नहीं होना चाहते थे। हर्षवर्धन का मूल इरादा विराट के स्वर्ण नाग अवतार को जाने के लिए मनाने का था। आखिरकार उसे लगा कि खड्ग सन्यासी की मार्शल आर्ट प्रतिभा आश्चर्यजनक थी। बाद में रक्तजीवियों से बदला लेने के लिए अपनी शक्ति बचाए रखना यहां मरने से कहीं अधिक सार्थक था। लेकिन स्वर्ण नाग अवतार के बारे में विराट की बातें सुनकर उसने सलाह के वे शब्द वापस निगल लिए जो उसकी जीभ की नोक पर थे। यदि इस खड्ग सन्यासी के पास वास्तव में इन रक्तजीवियों से निपटने की शक्ति थी, तो उसे जाने के लिए मनाना घमंड और अपमान से कम नहीं होगा। इसलिए कुछ देर विचार करने के बाद हर्षवर्धन ने अंततः चुप रहना ही चुना। क्षितिज पर मौजूद सैकड़ों रक्तजीवी तेजी से इंद्रपुरी नगर के बाहर पहुंच गए। इन सभी सैकड़ों रक्तजीवियों के पास अमरलोक के स्तर की साधना थी और उनका नेता अमरलोक के सप्तम स्तर का एक रक्तजीवी था। वरिष्ठ भाई हर्षवर्धन, यह वही है। अमरलोक के सप्तम स्तर के अग्रणी रक्तजीवी को देखते ही मीनाक्षी के चेहरे के भाव बदल गए। वह अमरलोक के सप्तम स्तर के इस रक्तजीवी से अपरिचित नहीं थी, क्योंकि अमरलोक के सप्तम स्तर का यह रक्तजीवी कोई और नहीं बल्कि सेनापति शंखचूड़ था, जो उन रक्तजीवी नेताओं में से एक था जिन्होंने पहले उनके हरित बांस खड्ग संप्रदाय को घेरा था। हे हर्षवर्धन, मीनाक्षी, क्या इत्तेफाक है? यहां तुम्हारे हरित बांस खड्ग संप्रदाय के लोगों से मुलाकात हो गई। रक्तजीवी शंखचूड़, जो कि अमरलोक के सप्तम स्तर का साधक था, ने तुरंत नगर की दीवार पर हर्षवर्धन और मीनाक्षी को देखा। उसने उन दोनों की ओर देखा और ठहाका लगाते हुए कहा, पिछली बार तुम्हारा हरित बांस खड्ग संप्रदाय किस्मत से बच निकलने में कामयाब रहा था। इस बार तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होगी। शंखचूड़, बहुत हो चुकी बकवास। अब दिखाओ कि तुम में कितना दम है। यह सुनकर हर्षवर्धन ने अपना लंबा दिव्य खड्ग निकाला, शंखचूड़ को घूरा और ठंडे स्वर में कहा, हे, दिलचस्प, तो ऐसा ही हो। शंखचूड़ ने फिर से ठाका लगाया, सैनिकों, इन सबको मार डालो। शंखचूड़ ने अपना हाथ हिलाया और सैकड़ों रक्तजीवियों को आदेश दिया, इन्हें मार डालो और हम इस नगर में प्रवेश करके अपनी दावत शुरू कर सकते हैं। जी सेनापति शंखचूड़। यह सुनकर रक्तजीवी उत्साह से चिल्लाए। उनके लिए ये मानव नगर शिकार के अलावा और कुछ नहीं थे, उपभोग करने के लिए भोजन थे। हर बार जब वे किसी मानव नगर के पास आते, तो उन्हें एक असीम रोमांच का अनुभव होता। इन मनुष्यों का वध करने से न केवल उन्हें अत्यधिक आनंद मिलता था, बल्कि उनके मांस और रक्त को निगलकर वे अपनी साधना को भी बहुत बढ़ा सकते थे। शंखचूड़ के आदेश देने के बाद ये रक्तजीवी तुरंत मीनाक्षी, समीर और हरितबांस खड्ग संप्रदाय के अन्य योद्धाओं के साथ साथ विराट के स्वर्ण नाग अवतार पर टूट पड़े। जहां तक हर्षवर्धन की बात थी, उन्होंने उसे शंखचूड़ के लिए छोड़ दिया। ये सभी रक्तजीवी शंखचूड़ के अधीन थे और उनमें से अधिकांश ने हरितबांस खड्ग संप्रदाय की घेराबंदी में भाग लिया था। इसलिए वे हर्षवर्धन की ताकत से भली भांति परिचित थे। शंखचूड़ को छोड़कर उनमें से कोई भी हरितबांस खड्ग संप्रदाय के इस मार्शल आर्ट प्रतिभाशाली व्यक्ति का मुकाबला नहीं कर सकता था। इसलिए स्वाभाविक रूप से कोई भी रक्तजीवी हर्षवर्धन के लिए परेशानी खड़ी करने के लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डालेगा। हालांकि उनके द्वारा हर्षवर्धन के लिए परेशानी खड़ी करने से परहेज करने का मतलब यह नहीं था कि हर्षवर्धन उन्हें हरितबांस खड्ग संप्रदाय के योद्धाओं पर हमला करने देगा। जैसे ही वे नगर की दीवार की ओर बढ़े, एक तेज तलवार की रोशनी चमकी और उनकी ओर टूट पड़ी। वुश!
उस अविश्वसनीय रूप से तेज तलवार की रोशनी ने हवा को चीर दिया और पलक झपकते ही एक दर्जन से अधिक रक्तजीवियों को दो टुकड़ों में काट दिया। हर्षवर्धन, तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी मैं हूं। यह देखकर शंखचूड़ ने अपना हाथ बढ़ाया, एक विशाल रक्तलाल कुल्हाड़ी निकाली और उसे हर्षवर्धन की ओर घुमाया। हर्षवर्धन ने यह देखकर कोई लापरवाही नहीं की और बचाव के लिए तेजी से अपनी तलवार घुमाई। बूम! लंबी तलवार और रक्तलाल कुल्हाड़ी आपस में टकराई, जिससे तुरंत एक कान फोड़ देने वाली गर्जना उत्पन्न हुई। दोनों पक्षों के बीच महायुद्ध शुरू हो चुका था। रक्तजीवियों के इतने बड़े हमले का सामना करते हुए मीनाक्षी, समीर और हरित बांस खड्ग संप्रदाय के अन्य योद्धाओं ने खुद को तुरंत भयानक संकट में पाया। दोनों पक्षों की ताकत के बीच का अंतर बहुत बड़ा था, लेकिन इस एक तरफा लड़ाई में एक विशेष मुकाबले ने तेजी से रक्तजीवियों का ध्यान आकर्षित किया। वूश वूश वूश! नगर की दीवार पर तेज तलवार की रोशनी इधर उधर चमक रही थी। तलवार की रोशनी के हर प्रहार के साथ दर्जनों रक्तजीवी दो टुकड़ों में कट रहे थे। कुछ ही सांसों में 100 से अधिक रक्तजीवी इन भयंकर तलवार की रोशनियों के नीचे मारे जा चुके थे। शुरुआत में विराट के स्वर्ण नाग अवतार पर हमला करने वाले ये रक्तजीवी केवल अमरलोक के प्रथम स्तर के थे। चूंकि विराट का स्वर्ण नाग अवतार बहुत कमजोर था, इसलिए यह उन उच्च स्तरीय रक्तजीवियों के ध्यान देने योग्य भी नहीं था। इसके अलावा अमरलोक के प्रथम स्तर के उन रक्तजीवियों ने भी विराट के स्वर्ण नाग अवतार को गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि वे इस चींटी से आसानी से निपट सकते हैं, लेकिन उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। अमरलोक के प्रथम स्तर का जो रक्तजीवी शुरुआत में स्वर्ण वस्त्रधारी युवक पर हमला करने गया था, वह पलक झपकते ही उसके द्वारा हार गया। यह देखकर अमरलोक के प्रथम स्तर के और भी अधिक रक्तजीवियों ने विराट के स्वर्ण नाग अवतार को घेर लिया। हालांकि अमरलोक के प्रथम स्तर के इन रक्तजीवियों ने उसे अभी घेरा ही था और इससे पहले कि वे विराट के स्वर्ण नाग अवतार पर हमला कर पाते, वे तेज तलवार की रोशनी के नीचे मारे जा चुके थे। कुछ ही सांसों में अमरलोक के प्रथम स्तर के 100 से अधिक रक्तजीवी विराट के स्वर्ण नाग अवतार की तलवार के नीचे मर चुके थे। इस आश्चर्यजनक दृश्य ने अमरलोक के द्वितीय और तृतीय स्तर के रक्तजीवियों को तुरंत सतर्क कर दिया। इस क्षण अमरलोक के वे द्वितीय और तृतीय स्तर के रक्तजीवी भी विराट के स्वर्ण नाग अवतार पर हमले में शामिल हो गए। लेकिन दुर्भाग्य से अमरलोक के इन द्वितीय और तृतीय स्तर के रक्तजीवियों का शामिल होना भी उतना ही व्यर्थ था। उस अतुलनीय तेज तलवार की रोशनी के नीचे उनके पास विरोध करने की कोई शक्ति नहीं थी और वे बीच से कट गए। कुछ ही सांसों में 200 से अधिक रक्तजीवी विराट के स्वर्ण नाग अवतार की तलवार का शिकार हो चुके थे। इस आश्चर्यजनक दृश्य ने अमरलोक के चतुर्थ और पंचम स्तर के रक्तजीवियों का ध्यान भी तेजी से आकर्षित किया। स्वर्ण वस्त्रधारी युवक से निकलने वाली भयानक तलवार की रोशनी को देखकर अमरलोक के ये चतुर्थ और पंचम स्तर के रक्तजीवी तुरंत स्तब्ध रह गए। सदमे के एक क्षण के बाद वे भी विराट के स्वर्ण नाग अवतार की ओर झुंड में चल पड़े। दुर्भाग्य से अमरलोक के इन चतुर्थ और पंचम स्तर के रक्तजीवियों का शामिल होना भी कुछ नहीं बदल सका। विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने उन्हें ऐसे मार डाला जैसे सब्जियां काट रहा हो। महज एक पल में 300 से अधिक अमरलोक के रक्तजीवी विराट के स्वर्ण नाग अवतार की तलवार के नीचे मर चुके थे। शंखचूड़ द्वारा लाए गए अमरलोक के रक्तजीवियों ने एक दर्जन सांसों में ही अपने आधे से अधिक सैनिकों को खो दिया था। इस आश्चर्यजनक दृश्य ने शंखचूड़ को भी चौंका दिया, जो हर्षवर्धन के साथ भीषण युद्ध में व्यस्त था। जब उसने विराट के स्वर्ण नाग अवतार द्वारा प्रदर्शित की गई आश्चर्यजनक युद्ध शक्ति देखी, तो वह पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। पीछे हटो! शंखचूड़ जोर से चिल्लाया। शंखचूड़ का आदेश सुनकर जो रक्तजीवी अभी भी नगर की दीवारों पर भीषण युद्ध कर रहे थे, वे तुरंत पीछे हट गए। हर्षवर्धन ने भी इस अवसर का लाभ उठाया और नगर की दीवारों की ओर पीछे हट गया। वह भी विराट के स्वर्ण नाग अवतार द्वारा प्रदर्शित भयानक युद्ध शक्ति से स्तब्ध था। पहले उसे विराट के स्वर्ण नाग अवतार की बातों पर थोड़ा संदेह था, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि खड्ग सन्यासी के शब्द मात्र अहंकार नहीं थे। उसकी ताकत के साथ ये रक्तजीवी वास्तव में उसके भागने लायक नहीं थे। खड्ग सन्यासी ने अभी अभी जो आश्चर्यजनक ताकत दिखाई थी, वह किसी भी तरह से उसकी अपनी ताकत से कम नहीं थी। अब उसे एहसास हुआ कि खड्ग सन्यासी ने भुजग से निपटते समय अपनी असली ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था, अन्यथा भुजग शायद अब तक एक लाश बन चुका होता। यह खड्ग सन्यासी वास्तव में अथाह था, लेकिन वह अमरलोक के प्रथम स्तर का एक साधारण योद्धा था। क्या अमरलोक के प्रथम स्तर का एक साधारण योद्धा वास्तव में ऐसी भयानक युद्ध शक्ति रख सकता है? इस क्षण हर्षवर्धन अपनी खुद की साधना पर संदेह करने लगा। उसे हमेशा अपनी मार्शल आर्ट प्रतिभा पर अत्यधिक विश्वास रहा था। पूरे सुचारू महाद्वीप में उसकी मार्शल आर्ट प्रतिभा को सर्वश्रेष्ठ माना जा सकता था। यहाँ तक कि पूरे पूर्वी रहस्य मंडल में भी उसकी मार्शल आर्ट प्रतिभा काफी उत्कृष्ट थी। यद्यपि वह पूर्वी रहस्य मंडल के शीर्ष मार्शल आर्ट प्रतिभाशाली लोगों की बराबरी नहीं कर सकता था, फिर भी उसे एक शीर्ष प्रदर्शन करने वाला माना जाता था। लेकिन इस खड्ग सन्यासी की तुलना में उसकी मार्शल आर्ट प्रतिभा व्यावहारिक रूप से बेकार थी। उसकी तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि पूर्वी रहस्य मंडल के सबसे उत्कृष्ट मार्शल आर्ट प्रतिभाशाली लोगों को भी मार्शल आर्ट प्रतिभा के मामले में इस खड्ग सन्यासी की तुलना में शायद बेकार ही माना जाएगा। इस क्षण मीनाक्षी, समीर और हरित बांस खड्ग संप्रदाय के अन्य योद्धाओं ने भी विराट के स्वर्ण नाग अवतार को अत्यधिक भय के भाव के साथ देखा। इस खड्ग सन्यासी की ताकत वास्तव में बहुत भयानक थी। क्या यह वास्तव में अमरलोक के प्रथम स्तर के साधारण योद्धा की युद्ध शक्ति है? आखिर तुम कौन हो? शंखचूड़ ने विराट के स्वर्ण नाग अवतार की ओर देखा। उसका चेहरा बेहद भद्दा लग रहा था। उसे यकीन था कि यह स्वर्ण वस्त्रधारी युवक निश्चित रूप से हरित बांस खड्ग संप्रदाय से नहीं था। हरित बांस खड्ग संप्रदाय के पास ऐसी भयानक प्रतिभाशाली मार्शल आर्ट प्रतिभा का होना असंभव था। मैं कौन हूं, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए।
विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने शांति से कहा, तुम्हें बस इतना जानना चाहिए कि मैं ही वह हूं जो तुम्हें मारने वाला है, इतना ही काफी है। हम अनहकारी, मुझे मारोगे अपनी इन क्षमताओं के साथ? शंखचूड़ ने व्यंग्य किया। इस स्वर्ण वस्त्रधारी युवक ने अभी जो ताकत दिखाई थी वह वास्तव में आश्चर्यजनक थी, लेकिन वह उसे मारने के योग्य नहीं था। बिल्कुल, मेरी इन्हीं क्षमताओं के साथ, विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने ठंडे स्वर में कहा। हम तो मैं देखना चाहूंगा कि तुम मुझे कैसे मारने का इरादा रखते हो। शंखचूड़ ने व्यंग्य किया। व्यूह बनाओ और इसे मार डालो। शंखचूड़ ने अपना हाथ हिलाते हुए रक्तजीवियों को आदेश दिया। शुरुआत में उसने हर्षवर्धन, मीनाक्षी और हरित बांस खड्ग संप्रदाय के अन्य योद्धाओं को गंभीरता से नहीं लिया था, इसलिए उसने बिना किसी युद्ध व्यूह के अपने रक्तजीवियों को स्वतंत्र रूप से हमला करने की अनुमति दे दी थी। दोनों पक्षों की ताकत में अंतर बहुत बड़ा था, यहां तक कि स्वतंत्र युद्ध में भी हरित बांस खड्ग संप्रदाय के इन योद्धाओं को मारना बच्चों का खेल होता। हालांकि उसने नगर में इस स्वर्ण वस्त्रधारी युवक के अप्रत्याशित रूप से प्रकट होने की उम्मीद नहीं की थी। इस लड़के की साधना नगण्य थी, लेकिन उसकी ताकत जबरदस्त थी। आमने सामने की लड़ाई में उसे इस लड़के से डर नहीं लगेगा। आखिरकार हालांकि लड़का मजबूत था, वह केवल अमरलोक के सप्तम स्तर पर था, लेकिन दुर्भाग्य से इस नगर में केवल यही लड़का नहीं था, वहां हरित बांस खड्ग संप्रदाय का मार्शल आर्ट प्रतिभाशाली हर्षवर्धन भी था। यदि वह हर्षवर्धन से निपटना चाहता था तो वह इस लड़के से नहीं निपट सकता था, और इसके विपरीत भी। यदि उसके रक्तजीवियों ने युद्ध व्यूह नहीं बनाया तो वे अंततः इस लड़के द्वारा मार डाले जाएंगे। जी, सेनापति शंखचूड़। शंखचूड़ का आदेश सुनकर रक्तजीवियों ने एक स्वर में उत्तर दिया। तुरंत ही आसमान में रक्तजीवियों ने तेजी से एक गहरा युद्ध व्यूह बनाना शुरू कर दिया। हम व्यूह बना रहे हो? यह देखकर विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने व्यंग्य किया। व्यूह बनाना चाहते हो? क्या तुमने पहले मुझसे पूछा? इतना कहते ही वह चमका और पलक झपकते ही रक्तजीवियों के बीच प्रकट हो गया। स्विश स्विश स्विश। रक्तजीवियों के बीच अनगिनत तेज तलवार की रोशनियां चमक उठी। जहां जहां से तलवार की रोशनी गुजरी, अनगिनत रक्तजीवी दो टुकड़ों में कट गए। बारिश की तरह रक्त बरसने लगा। पल भर में ही दर्जनों और रक्तजीवी विराट के स्वर्ण नाग अवतार की तलवार के शिकार हो गए। विराट के स्वर्ण नाग अवतार की अतुलनीय तेज तलवार की रोशनी के नीचे इन रक्तजीवियों के पास विरोध करने की बिल्कुल भी शक्ति नहीं थी। वे सब्जियों की तरह लहर दर लहर काटे जा रहे थे। उनका युद्ध व्यूह, जिसे अभी पूरी तरह से रूप लेने का समय भी नहीं मिला था, एक पल में पूरी तरह से बिखर गया। ये रक्तजीवी यह सोचने में बहुत भोले थे कि वे विराट के स्वर्ण नाग अवतार के सामने युद्ध व्यूह बना सकते हैं। भला विराट का स्वर्ण नाग अवतार उन्हें युद्ध व्यूह कैसे बनाने दे सकता था? एक बार जब इन सैकड़ों रक्तजीवियों ने युद्ध व्यूह बना लिया तो स्थिति पूरी तरह से बदल जाएगी। सैकड़ों रक्तजीवियों द्वारा व्यक्तिगत रूप से लड़ते हुए और युद्ध व्यूह बनाते हुए जो युद्ध शक्ति प्रस्फुटित होती थी वह पूरी तरह से अलग थी। युद्ध व्यूह न बनाने वाले रक्तजीवी, चाहे कितने भी अधिक क्यों न हो, केवल एक असंगठित भीड़ थे जो पूरी तरह से महत्वहीन थे। लेकिन एक बार जब उन्होंने युद्ध व्यूह बना लिया तो उनके द्वारा प्रस्फुटित युद्ध शक्ति को संभालना उनके बस की बात नहीं होगी। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, विराट उन्हें अपने सामने युद्ध व्यूह बिल्कुल नहीं बनाने देगा। विराट के स्वर्ण नाग अवतार की अतुलनीय तेज तलवार की रोशनी के नीचे रक्तजीवी पूरी तरह से भयभीत थे। इस क्षण वे दूरी पर बिखरने से खुद को नहीं रोक पाए और अब विराट के स्वर्ण नाग अवतार के पास जाने की हिम्मत नहीं की। छोटे जानवर, तुम बहुत अनकारी हो। यह दृश्य देखकर शंखचूड़ आग बबूला हुए बिना नहीं रह सका। इस छोटे जानवर ने वास्तव में उनके रक्तजीवियों के केंद्र में सीधे हमला करने और नरसंहार शुरू करने का साहस किया। यह कहा जा सकता है कि उसने उन्हें रक्तजीवियों को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया और न ही उसने अमरलोक के सप्तम स्तर के एक शक्तिशाली रक्तजीवी को गंभीरता से लिया। यह सार्वजनिक रूप से उसे जोर का तमाचा मारने के समान था। गर्वित और अनहकारी शंखचूड़ के लिए वह इस तरह के उकसावे को कैसे बर्दाश्त कर सकता था? शंखचूड़ ने अपनी रक्त लाल कुल्हाड़ी को घुमाया और उसे विराट के स्वर्ण नाग अवतार की ओर दे मारा। यह देखकर विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने बचाव के लिए अपने लंबे दिव्य खड्ग को घुमाया। बूम! लंबी तलवार और महान कुल्हाड़ी आपस में टकराई, जिससे एक कान फोड़ देने वाली गर्जना उत्पन्न हुई। शंखचूड़ के कुल्हाड़ी के प्रहार ने विराट के स्वर्ण नाग अवतार को पीछे की ओर उड़ा दिया। शंखचूड़ स्वयं भी कई मील पीछे धकेल दिया गया। विराट के स्वर्ण नाग अवतार को देखने पर, जिसे उसने अभी अभी दूर किया था, शंखचूड़ की आंखों में आतंक का भाव लौट आया। उस एक तलवार के प्रहार से वह इस स्वर्ण वस्त्रधारी युवक की अपार शक्ति को महसूस कर सकता था। अमरलोक के प्रथम स्तर के एक साधारण योद्धा ने वास्तव में उसे पीछे धकेलने में कामयाबी हासिल की थी। यह बस अकल्पनीय था। यह राक्षस कहां से आया था? विराट के स्वर्ण नाग अवतार को दूर करने के बाद शंखचूड़ अपना लाभ उठाने ही वाला था कि एक आकृति चमकी और उसका रास्ता रोक लिया। शंखचूड़, तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी मैं हूं, हर्षवर्धन ने शंखचूड़ को घूरते हुए कहा। इसके साथ उसने अपनी लंबी तलवार घुमाई और शंखचूड़ की ओर प्रहार किया। वह निश्चित रूप से चुपचाप खड़ा रहकर शंखचूड़ को विराट के स्वर्ण नाग अवतार पर हमला करते हुए नहीं देख सकता था। इस लड़ाई का परिणाम उसकी उम्मीदों से पूरी तरह परे था। मूल रूप से वह मृत्यु तक लड़ने के संकल्प के साथ पीछे रह गया था, लेकिन उसने यह अनुमान नहीं लगाया था कि खड्ग सन्यासी की ताकत इतनी दुर्जेय होगी। उसने अकेले ही युद्ध का रुख बदल दिया था। हर्षवर्धन, मेरे रास्ते से हट जाओ! शंखचूड़ दहाड़ा, अपनी पूरी ताकत से अपनी कुल्हाड़ी घुमाते हुए। उसे अब हर्षवर्धन की परवाह नहीं थी। उसकी सबसे बड़ी इच्छा उस स्वर्ण वस्त्रधारी युवक को मारना था। इसलिए शंखचूड़ ने हर्षवर्धन को तेजी से पीछे धकेलने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दी ताकि वह विराट के स्वर्ण नाग अवतार पर हमला कर सके। हालांकि हर्षवर्धन की ताकत को कम नहीं आंका जा सकता था।
हरित बांस खड्ग संप्रदाय की युवा पीढ़ी के सबसे उत्कृष्ट मार्शल आर्ट प्रतिभाशाली के रूप में अमरलोक के सप्तम स्तर के योद्धाओं के बीच उसकी युद्ध शक्ति असाधारण रूप से उच्च थी। शंखचूड़ के लिए उसे थोड़े समय में हराना स्पष्ट रूप से असंभव था। इसके विपरीत अपनी जल्दबाजी और लापरवाही के कारण वह लगभग हर्षवर्धन द्वारा घायल हो गया था। शंखचूड़ को हर्षवर्धन द्वारा रोके जाते देख विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने कोई संकोच नहीं किया, तुरंत आगे बढ़ा और फिर से रक्त जीवियों की ओर टूट पड़ा। यह देखकर मीनाक्षी, समीर और हरित बांस खड्ग संप्रदाय के अन्य योद्धा भी नगर की दीवारों से बाहर निकल आए, सक्रिय रूप से रक्त जीवियों की ओर बढ़ने लगे। आज उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि उनका विनाश निश्चित है, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि स्थिति इतनी तेजी से उलट जाएगी। अब रक्तजीवी उनका वध नहीं कर रहे थे, बल्कि वे रक्तजीवियों का वध कर रहे थे। स्विश! तेज तलवार की रोशनी ने आकाश को चीर दिया। विराट के स्वर्ण नाग अवतार की तलवार की ऊर्जा के तहत अमरलोक के षष्ठम स्तर से नीचे के रक्तजीवी एक भी प्रहार का सामना नहीं कर सके। यहां तक कि अमरलोक के षष्ठम स्तर के रक्तजीवी भी केवल कुछ और प्रहारों का ही सामना कर सकते थे। लेकिन शंखचूड़ की कमान में अधिकांश रक्तजीवी अमरलोक के षष्ठम स्तर से नीचे थे। अमरलोक के षष्ठम स्तर के केवल 5 रक्तजीवी थे। अमरलोक के षष्ठम स्तर के 5 रक्तजीवियों में से 3 को विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने जल्दी ही मार दिया। जहां तक अमरलोक के षष्ठम स्तर से नीचे के रक्तजीवियों की बात है, लगभग 200 और पहले ही विराट के स्वर्ण नाग अवतार की तलवार का शिकार हो चुके थे। अब शंखचूड़ द्वारा लाए गए सैकड़ों रक्तजीवियों में से विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने उन्हें 100 से भी कम कर दिया था। यह देखकर अमरलोक के रक्तजीवी भयभीत हो गए। इस स्वर्ण वस्त्रधारी युवक की ताकत वास्तव में भयानक थी। शंखचूड़ के अलावा कोई अन्य रक्तजीवी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। इसके अलावा इस स्वर्ण वस्त्रधारी युवक की हरकतें बहुत तेज थीं, इतनी तेज कि उनके पास युद्ध व्यूह बनाने का भी समय नहीं था। जब 50 से भी कम रक्तजीवी बचे तो वे अब और नहीं टिक सके। एक चीख के साथ वे तुरंत तितर-बितर होने लगे और भागने लगे। अब भागने की कोशिश कर रहे हो? क्या यह थोड़ा बहुत देर नहीं हो गई? विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने यह देखकर उदासीनता से कहा। इतना कहकर वह चमका और अमरलोक के षष्ठम स्तर के एक रक्तजीवी का पीछा किया। उसकी हरकतें अत्यंत तेज थीं। कुछ ही सांसों में उसने रक्तजीवी को पकड़ लिया। विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने अपने हाथ में लंबा दिव्य खड्ग उठाया और अमरलोक के षष्ठम स्तर के रक्तजीवी पर प्रहार किया। एक तेज तलवार की रोशनी ने आकाश को चीर दिया, जो अमरलोक के षष्ठम स्तर के रक्तजीवी को सीधे जा लगी। जैसे ही तलवार की रोशनी ने उसके शरीर को काटा, भागता हुआ रक्तजीवी अचानक जम गया। अगले ही पल उसका शरीर 2 हिस्सों में कट गया और आसमान से गिर पड़ा। विराट का स्वर्ण नाग अवतार अमरलोक के षष्ठम स्तर के रक्तजीवी को मारने के बाद मुड़ा और एक अन्य भागते हुए अमरलोक के षष्ठम स्तर के रक्तजीवी का पीछा किया। जबकि विराट का स्वर्ण नाग अवतार अमरलोक के षष्ठम स्तर के रक्तजीवियों का शिकार कर रहा था, मीनाक्षी, समीर और हरित बांस खड्ग संप्रदाय के अन्य योद्धा भी व्यस्त थे, भागते हुए रक्तजीवियों का लगातार पीछा कर रहे थे। इस क्षण हरित बांस खड्ग संप्रदाय के ये योद्धा अविश्वसनीय रूप से उत्साहित और रोमांचित थे। जब से रक्तजीवी सुचारू महाद्वीप पर उतरे थे, उनका लगातार शिकार किया जा रहा था। युद्ध के मैदान में अपनी हार के बाद से रक्तजीवियों द्वारा उनका अनगिनत बार लगातार पीछा किया गया था। इस बार बार के पीछा किए जाने से उन्हें अविश्वसनीय रूप से निराशा महसूस हुई थी। फिर भी वे पूरी तरह से असहाय थे। उनकी ताकत वास्तव में रक्तजीवियों के सामने कुछ भी नहीं थी। यदि वे नहीं भागते तो मृत्यु तक लड़ने से केवल उनका अंत ही होता। हालांकि आज पहली बार ऐसा हुआ था कि वे रक्तजीवियों का शिकार कर रहे थे, जिसने पिछले कुछ दिनों में महसूस की गई उनकी दबी हुई हताशा को तुरंत दूर कर दिया। शंखचूड़, जो वर्तमान में हर्षवर्धन से युद्ध कर रहा था, अब और शांत नहीं रह सका। जब उसने रक्तजीवियों को विराट के स्वर्ण नाग अवतार की तलवार के नीचे गिरते देखा, उसने बलपूर्वक अपनी कुल्हाड़ी घुमाई, हर्षवर्धन को पीछे हटने पर मजबूर किया, फिर मुड़ा और क्षितिज की ओर भागने लगा। उसके रक्तजीवी अनुयायियों को पहले ही भारी नुकसान हो चुका था। यदि वह जल्द ही नहीं निकला तो संभवतः अगला नंबर उसका होगा। एक बार जब स्वर्ण वस्त्रधारी युवक ने उसके सभी रक्तजीवियों से निपट लिया तो वह बच नहीं पाएगा। उसकी ताकत लगभग हर्षवर्धन के बराबर थी। यदि स्वर्ण वस्त्रधारी युवक लड़ाई में शामिल हो गया तो वह निश्चित रूप से उसका सामना नहीं कर पाएगा। अब जाने का समय था। जहां तक उन रक्तजीवियों की बात है जिनका अभी भी स्वर्ण वस्त्रधारी युवक और मीनाक्षी जैसे हरित बांस खड्ग संप्रदाय के योद्धाओं द्वारा शिकार किया जा रहा था, वह इस समय उनकी परवाह नहीं कर सकता था। वह केवल अपनी जान बचाना चाहता था। उसे अन्य रक्तजीवियों के जीवन की परवाह नहीं थी। शंखचूड़ को भागते देख हर्षवर्धन ने उसका पीछा नहीं किया। वह जानता था कि यदि वह शंखचूड़ का पीछा करता भी है तो यह व्यर्थ होगा। उसकी ताकत लगभग शंखचूड़ के बराबर थी। उसके पास उसे मारने का कोई मौका नहीं था। इसके अलावा लड़ाई जितनी लंबी चलेगी उसके लिए यह उतना ही अधिक नुकसानदेह होगा। एक छोटी लड़ाई में वह मुश्किल से शंखचूड़ के खिलाफ खुद को टिकाए रख सकता था, लेकिन समय के साथ वह निश्चित रूप से नुकसान में रहेगा। इस अवधि के दौरान उसने कई भयंकर लड़ाइयों को सहन किया था, जिससे उसकी अमर शक्ति गंभीर रूप से क्षीण हो गई थी और उसे काफी चोटें आई थीं। इन लड़ाइयों से जमा हुए घाव बेहद गंभीर थे। यद्यपि वह कुछ उपचारात्मक औषधियां लाया था, लेकिन वे उसकी चोटों को पूरी तरह से ठीक करने के लिए अपर्याप्त थीं। अपनी वर्तमान स्थिति में शंखचूड़ से इतने लंबे समय तक लड़ पाना उसकी सीमा थी। उसमें उसका पीछा जारी रखने की क्षमता ही नहीं थी। विराट का स्वर्ण नाग अवतार अमरलोक के षष्ठम स्तर के अंतिम रक्तजीवी को मारने के बाद अमरलोक के पंचम स्तर के उन रक्तजीवियों का शिकार करना जारी रखा। विराट के स्वर्ण नाग अवतार मीनाक्षी, समीर और हरित बांस खड्ग संप्रदाय के अन्य योद्धाओं के पीछा करने के कारण सभी रक्तजीवी अंततः मारे गए। इंद्रपुरी नगर के बाहर जमीन मारे गए रक्तजीवियों के शवों से पट्टी पड़ी थी। हाँ हाँ हाँ, रोमांचक, वास्तव में रोमांचक।
महायुद्ध के बाद समीर जोर से हंसे बिना नहीं रह सका। इतना समय हो गया है जब से मैंने इतना रोमांच महसूस किया है। जब से रक्तजीवियों ने सुचारू महाद्वीप पर आक्रमण किया था, उसने आज की तरह इतनी पूरी तरह से कभी लड़ाई नहीं लड़ी थी और न ही उसने कभी इतनी बड़ी जीत हासिल की थी। हरित बांस खड्ग संप्रदाय के अन्य योद्धा भी समान रूप से उत्साहित थे और उन्हें बहुत गर्व महसूस हो रहा था। यह लड़ाई पूरी तरह से साथी साधक खड्ग की बदौलत थी, अन्यथा हमारे लिए इसके परिणाम अकल्पनीय होते। मीनाक्षी ने विराट के स्वर्ण नाग अवतार की ओर देखा। उसकी सुंदर आंखें आश्चर्य और श्रद्धा से भरी थीं। अमरलोक के प्रथम स्तर के एक साधारण योद्धा के पास इतनी भयानक युद्ध शक्ति होना वास्तव में अविश्वसनीय था। उसे हमेशा अपनी ताकत पर भरोसा था, लेकिन इस स्वर्ण वस्त्रधारी युवक की तुलना में वह पूरी तरह से महत्वहीन थी। उनके हरित बांस खड्ग संप्रदाय के योद्धाओं की युवा पीढ़ी में केवल एक ही व्यक्ति जिसकी ताकत खड्ग सन्यासी का मुकाबला कर सकती थी, वे शायद उनके वरिष्ठ भाई हर्षवर्धन थे। हालांकि हर्षवर्धन अमरलोक के सप्तम स्तर के एक शक्तिशाली विशेषज्ञ थे, जबकि इस खड्ग सन्यासी के पास केवल अमरलोक के प्रथम स्तर की साधना थी। मार्शल आर्ट प्रतिभा के मामले में हर्षवर्धन खड्ग सन्यासी से बहुत कमतर थे। साथी साधक खड्ग, मैं आपकी प्रशंसा करता हूं। समीर ने विराट के स्वर्ण नाग अवतार के सामने झुककर प्रणाम किया। उसका चेहरा प्रशंसा से भरा था। मैं ऐसी हिम्मत नहीं कर सकता। यह सुनकर विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने भी झुककर प्रणाम किया और हल्का सा मुस्कुराया। इसके साथ वह चमका और इंद्रपुरी नगर के बाहर नीचे की ओर उड़ गया। युद्ध के मैदान को साफ करना और एक एक करके मारे गए रक्तजीवियों के शवों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। ये रक्तजीवी सभी अमरलोक के थे और उन्हें इस तरह बर्बाद नहीं किया जा सकता था। यद्यपि अमरलोक के इन रक्तजीवियों के शव उसकी तलवार के नीचे कुछ हद तक क्षतिग्रस्त हो गए थे, जिससे वे पुतले बनाने के लिए मुश्किल से ही उपयुक्त रह गए थे, उन्हें खाने के लिए शार्दूल को दिया जा सकता था या बाद में कृष्ण दानव लता की खेती के लिए उर्वरक के रूप में उपयोग करने के लिए दूर रखा जा सकता था। हालांकि विराट ने कृष्ण दानव लता की खेती करना बंद कर दिया है, लेकिन ऐसा केवल इसे बहुत तेजी से बढ़ने और नियंत्रण से बाहर होने से रोकने के लिए किया गया है। इसका मतलब यह नहीं है कि वह इसकी खेती करना पूरी तरह से बंद कर देगा। कृष्ण दानव लता उसके पास एक शक्तिशाली हथियार है और विराट इसे नहीं छोड़ेगा। लता के विकास के लिए आवश्यक संसाधन आश्चर्यजनक हैं। विदेशी जातियों के जिन शवों को वह मारता है, वे लता की खेती के लिए सबसे अच्छा पोषण हैं। इसलिए विराट कभी भी इन विदेशियों के शवों को बर्बाद नहीं करता है। वरिष्ठ बहन मीनाक्षी, आपको क्या लगता है कि साथी साधक खड्ग उन रक्तजीवियों के शवों को क्यों इकट्ठा कर रहे हैं? विराट के स्वर्ण नाग अवतार के कार्यों को देखकर समीर ने उत्सुकता से पूछा। मुझे नहीं पता, मीनाक्षी ने अपना सिर हिलाया। हालांकि चूंकि साथी साधक खड्ग ऐसा कर रहे हैं, तो संभवतः उनके पास अपने कारण होंगे। जैसे ही वे दोनों बात कर रहे थे, हर्षवर्धन उनकी ओर उड़ता हुआ आया। क्या आप सब ठीक हैं? हर्षवर्धन ने सभी को देखते हुए पूछा। हम ठीक हैं, लेकिन शुरुआत में हमारे काफी साथी शिष्य युद्ध में मारे गए, मीनाक्षी ने कुछ उदास स्वर में कहा। इन रक्तजीवियों ने अत्यधिक गति के साथ अपना हमला किया था। इसके अलावा उनके और रक्तजीवियों के बीच ताकत का अंतर इतना बड़ा था कि उनके कई साथी शिष्य रक्तजीवियों के हमले का सामना करने में असमर्थ रहे और शुरुआत से ही उनके हाथों मारे गए। सौभाग्य से खड्ग सन्यासी द्वारा प्रस्फुटित आश्चर्यजनक युद्ध शक्ति ने बड़ी संख्या में रक्तजीवियों को दूर खींच लिया, जिससे कुछ दबाव कम हो गया, अन्यथा उनका नुकसान संभवतः और भी अधिक होता। यह सुनकर हर्षवर्धन शांत हो गया। जब से रक्तजीवी सुचारू महाद्वीप पर उतरे थे, उसने बहुत अधिक जीवन और मृत्यु देखी थी। उसके कई साथी शिष्य भागने के दौरान युद्ध में मारे गए थे। वह धीरे धीरे जीवन और मृत्यु का आदी हो गया था। इस बार जब उन्होंने रुकने का फैसला किया, तो वे युद्ध में मरने के लिए तैयार थे। अब इतने सारे रक्तजीवियों को मारने में सक्षम होना और इतनी बड़ी जीत हासिल करना उसकी उम्मीदों से परे था। कनिष्ठ बहन मीनाक्षी, कनिष्ठ भाई समीर, सभी को अपनी चोटों का अच्छी तरह से ध्यान रखना चाहिए। काफी देर बाद हर्षवर्धन ने सभी से कहा। इस लड़ाई में मारे गए साथी शिष्यों के अलावा जीवित बचे हरित बांस खड्ग संप्रदाय के योद्धाओं को भी काफी चोटें आई थीं। आखिरकार रक्तजीवियों का प्रारंभिक हमला बहुत भयंकर था। वे बस इसका सामना नहीं कर सके। जीवित बचना उनके लिए पहले से ही बहुत भाग्यशाली था। जहां तक चोटों की बात है, उन्हें टाला नहीं जा सकता था। वरिष्ठ भाई हर्षवर्धन, क्या आपकी चोटें ठीक हैं? मीनाक्षी ने चिंतित भाव से हर्षवर्धन से पूछा। हर्षवर्धन पहले ही अनगिनत लड़ाइयों का अनुभव कर चुका था। मीनाक्षी अच्छी तरह जानती थी कि उनके जीवित बचे साथी शिष्यों में हर्षवर्धन की चोटें सबसे गंभीर थीं। यद्यपि हर्षवर्धन शंखचूड़ के साथ अपनी लड़ाई में अक्षुण्ण लग रहा था, लेकिन उसकी मूल चोटों की गंभीरता को देखते हुए इस आगे की लड़ाई ने निस्संदेह उन्हें बढ़ा दिया था। चिंता मत करो कनिष्ठ बहन मीनाक्षी, मैं ठीक हूं। हर्षवर्धन ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। फिर वह मुड़ा और इंद्रपुरी नगर के बाहरी इलाके की ओर देखने लगा। उसकी निगाह विराट के स्वर्ण नाग अवतार पर पड़ी, जो युद्ध के मैदान को साफ कर रहा था। एक पल के संकोच के बाद हर्षवर्धन विराट के स्वर्ण नाग अवतार की ओर चमका। साथी साधक खड्ग! हर्षवर्धन विराट के स्वर्ण नाग अवतार के पास पहुंचा और सम्मान पूर्वक सिर झुकाया। क्या आपको कुछ काम है? विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने उसकी ओर देखा और पूछा। वह हर्षवर्धन का बहुत सम्मान करता था, इसलिए उसके प्रति उसका रवैया अपेक्षाकृत अच्छा था। साथी साधक खड्ग, आपको यहां से जल्द चले जाना चाहिए। हर्षवर्धन ने एक पल के लिए विचार किया, फिर विराट के स्वर्ण नाग अवतार की ओर देखा और कहा, ओह, ऐसा क्यों? विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने उत्सुकता से पूछा। क्योंकि यह नगर अब से एक बहुत ही खतरनाक स्थिति का सामना करेगा। हर्षवर्धन ने उसकी ओर देखा और गंभीरता से कहा। तुम्हारा क्या मतलब है? विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने दिलचस्पी से पूछा। साथी साधक खड्ग की ताकत वास्तव में आश्चर्यजनक है। हालांकि
शंखचूड़ इतने सारे रक्तजीवियों को मारने के बाद निश्चित रूप से इसे जाने नहीं देगा, हर्षवर्धन ने कहा। यद्यपि वह फिलहाल भाग गया है, लेकिन वह अनिवार्य रूप से अधिक शक्तिशाली रक्तजीवियों को आकर्षित करेगा। इसीलिए मैं साथी साधक खड्ग को जल्द से जल्द चले जाने की सलाह देता हूं। यदि आप देरी करते हैं तो बहुत देर हो सकती है। ओह, तो क्या साथी साधक हर्षवर्धन की भी जाने की योजना है? विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने उसकी ओर देखते हुए पूछा। मैं नहीं जा रहा हूं, हर्षवर्धन ने सिर हिलाया और एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं जाता हूं या नहीं। ऐसा क्यों है? विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने हैरान होकर पूछा। सुचारू महाद्वीप की वर्तमान स्थिति को देखते हुए भले ही हम हरित बांस खड्ग संप्रदाय में वापस आ जाएं, रक्तजीवी वंश के साथ युद्ध अंततः अपरिहार्य है। क्योंकि ऐसा है तो यहां रहना और रक्तजीवी वंश से मृत्यु तक लड़ना बेहतर है, हर्षवर्धन ने कहा। क्योंकि साथी साधक हर्षवर्धन इंद्रपुरी नगर में रहने और रक्तजीवी वंश से मृत्यु तक लड़ने का इरादा रखता है, तो आप मुझे जाने की सलाह क्यों दे रहे हैं? विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने उसकी ओर देखते हुए पूछा। साथी साधक खड्ग हमसे अलग है, हर्षवर्धन ने ईमानदारी से कहा, उसकी ओर देखते हुए। साथी साधक खड्ग की प्रतिभा मेरे जीवन में अद्वितीय है। आपकी प्रतिभा के साथ मुझे डर है कि पूरे पूर्वी रहस्य मंडल में कोई भी आपकी बराबरी नहीं कर सकता। साथी साधक खड्ग का अपने शरीर को जीवित रखना मानवता के भविष्य के लिए सर्वोपरि महत्व का है। यदि आप यहां मर जाते हैं तो यह एक भयानक बर्बादी होगी। यह पूरी मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसलिए मैं आपको जल्द से जल्द चले जाने की सलाह देता हूं। साथी साधक हर्षवर्धन, क्या आप मुझे सुचारू महाद्वीप की वर्तमान स्थिति के बारे में बता सकते हैं? हर्षवर्धन की बातें सुनकर विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने हर्षवर्धन से पूछने से पहले एक पल के लिए विचार किया। चूंकि हर्षवर्धन ने उससे संपर्क करने की पहल की थी, इसलिए वह इस अवसर का लाभ उठाकर हर्षवर्धन से सुचारू महाद्वीप की वर्तमान स्थिति के बारे में अधिक जानना चाहता था। स्थिति बिल्कुल भी आशावादी नहीं है, यह सुनकर हर्षवर्धन ने आह भरी। सामने की तर्ज पर रक्तजीवी सेना द्वारा सुचारू महाद्वीप पर विभिन्न संप्रदायों की सहयोगी सेनाओं को पूरी तरह से हरा दिया गया है। उस युद्ध में सुचारू महाद्वीप के विभिन्न संप्रदायों के संभ्रांत लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। सुचारू महाद्वीप पर सहयोगी सेनाओं के रक्तजीवी सेना द्वारा पराजित होने के बाद विभिन्न संप्रदायों के योद्धा भी अव्यवस्था में भाग गए। रक्तजीवी सेना भी हम में से उन लोगों का शिकार करने के लिए तितर-बितर हो गई जो सामने की तर्ज से भाग गए थे। यद्यपि सुचारू महाद्वीप पर विभिन्न संप्रदायों के पास अभी भी अपने अपने संप्रदायों में काफी ताकत बची है और वे सामने की तर्ज पर पूरी तरह से समाप्त नहीं हुए हैं, लेकिन वर्तमान स्थिति को देखते हुए सुचारू महाद्वीप का पतन शायद केवल समय की बात है। साथी साधक हर्षवर्धन, क्या आपकी सुचारू महाद्वीप को खाली करने और उत्तर की ओर भागते रहने की कोई योजना नहीं है? विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने उससे पूछा। भले ही सुचारू महाद्वीप गिर जाए, सुचारू महाद्वीप के उत्तर का क्षेत्र अभी भी मानव जाति के हाथों में होना चाहिए, है ना? जब तक आप सुचारू महाद्वीप के उत्तर के क्षेत्र में पीछे हटते हैं तो क्या आप सुरक्षित नहीं होंगे? मैंने स्वाभाविक रूप से साथी साधक खड्ग के विचार पर विचार किया है, हर्षवर्धन ने सहमति में सिर हिलाया। फिर उसने इंद्रपुरी नगर की ओर देखा और कहा, हालांकि यहाँ लोग रह रहे हैं। यदि हम चले गए तो वे रक्तजीवियों का भोजन बन जाएंगे। हम इतने लंबे समय से सामने की तर्ज से भाग रहे हैं, मैं अब और भागना नहीं चाहता। लेकिन यदि आप युद्ध में मर जाते हैं तो इस नगर के लोग तब भी रक्तजीवियों का भोजन बनेंगे और आप उनकी रक्षा भी नहीं कर पाएंगे, विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने कहा। तो फिर चलिए युद्ध में मरने तक प्रतीक्षा करते हैं, हर्षवर्धन ने मुस्कुराते हुए कहा। हमने अपनी पूरी कोशिश की है। चीजें कैसे विकसित होती हैं इस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, लेकिन अगर हम कुछ न करें, इन लोगों को छोड़ दें और बस इस तरह चले जाएं, तो मैं बस खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। साथी साधक हर्षवर्धन, आपकी धार्मिकता सराहनीय है। हर्षवर्धन की बातें सुनकर विराट का स्वर्ण नाग अवतार सम्मान से भर गया। उसने हर्षवर्धन के सामने सिर झुकाया और कहा। हर्षवर्धन के चरित्र की परवाह किए बिना लोगों की रक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डालने की उसकी तत्परता वास्तव में सराहनीय थी। साथी साधक खड्ग, आप मेरी बहुत तारीफ कर रहे हैं। मैं ऐसी प्रशंसा के योग्य नहीं हूं। विराट के स्वर्ण नाग अवतार की बातें सुनकर हर्षवर्धन ने शर्म से भरे चेहरे के साथ तुरंत अभिवादन का उत्तर दिया। चूंकि साथी साधक हर्षवर्धन की ऐसी महत्वाकांक्षा है, यद्यपि मेरी ताकत मामूली है, मैं आपके साथ इस नगर की रक्षा करने को तैयार हूं। विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने हर्षवर्धन की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा। साथी साधक खड्ग, आपको वास्तव में ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है, हर्षवर्धन ने यह सुनकर तुरंत कहा। मैं पूर्वी रहस्य मंडल में केवल एक महत्वहीन व्यक्ति हूं। भले ही मैं युद्ध में मर जाऊं, यह पूर्वी रहस्य मंडल के लिए कोई मायने नहीं रखेगा, लेकिन साथी साधक खड्ग अलग है। अपनी मार्शल आर्ट प्रतिभा के साथ आप भविष्य में अभी भी बदलाव ला सकते हैं। यहां अपनी जान जोखिम में क्यों डालें? साथी साधक हर्षवर्धन, और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, मेरा मन पक्का है। विराट का स्वर्ण नाग अवतार हंसा। ऐसा कहते हुए उसने अपनी हथेली खोली, एक उच्च श्रेणी की अमर औषधि निकाली और उसे हर्षवर्धन को सौंपते हुए कहा। मैं देख रहा हूं कि साथी साधक हर्षवर्धन की चोटें काफी गंभीर लग रही हैं। मेरे पास यहाँ एक उपचारात्मक औषधि है, शायद यह आपकी चोटों में मदद कर सके। हर्षवर्धन के नगर की रक्षा करने के अटूट दृढ़ संकल्प को देखकर विराट ने उसके घावों को ठीक करने में मदद करने का फैसला किया। मेरा साथी साधक खड्ग से कोई संबंध नहीं है और मैं बिना योग्यता के इतना उदार उपहार स्वीकार नहीं कर सकता, हर्षवर्धन ने तुरंत मना कर दिया। एक उच्च श्रेणी की अमर औषधि पहले से ही एक बहुत मूल्यवान खजाना थी। वह और यह खड्ग सन्यासी संबंधित नहीं थे और वे एक दूसरे को लंबे समय से नहीं जानते थे। वह इतना कीमती उपहार कैसे स्वीकार कर सकता था? साथी साधक हर्षवर्धन, हमारे लिए अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रक्तजीवी वंश से कैसे निपटा जाए।
एक सच्चा पुरुष छोटी छोटी बातों की परवाह नहीं करता। साथ ही साधक हर्षवर्धन को इतनी छोटी सी बात की चिंता क्यों करनी चाहिए? विराट का स्वर्ण नाग अवतार हंसा। ठीक है, चूंकि ऐसी बात है तो मैं हर्षवर्धन इसे सम्मानपूर्वक स्वीकार करूंगा। यह सुनकर हर्षवर्धन एक पल के लिए झिझका, लेकिन अंततः सिर हिलाया और कहा। इसके साथ उसने आगे बढ़कर विराट के स्वर्ण नाग अवतार द्वारा दी गई उच्च श्रेणी की अमर औषधि ली और उसे निगल लिया। हर्षवर्धन को इस उच्च श्रेणी की अमर औषधि से ज्यादा उम्मीद नहीं थी, क्योंकि उसकी चोटें बहुत गंभीर थीं। वह खुद काफी उपचारात्मक औषधियां लाया था, यहां तक कि उसके पास कई शीर्ष श्रेणी की अमर लोक की उपचारात्मक औषधियां भी थीं। उसने पहले शीर्ष श्रेणी की अमर लोक की उपचारात्मक औषधियां ली थीं। यद्यपि उन्होंने उसकी चोटों में मदद की थी, फिर भी वे उन्हें पूरी तरह से ठीक नहीं कर सकी। यदि शीर्ष श्रेणी की अमर लोक की औषधियां भी उसकी चोटों को ठीक नहीं कर सकी, तो उच्च श्रेणी की अमर लोक की औषधि के पास क्या मौका था? हालांकि जब हर्षवर्धन ने विराट के स्वर्ण नाग अवतार द्वारा दी गई उच्च श्रेणी की अमर औषधि को निगला, तो उसकी आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं। उसके चेहरे पर अविश्वास का भाव था। उसके पेट से एक शुद्ध और अद्भुत शक्ति फैल गई और उस क्षण उसके मांस और रक्त के हर इंच को मानो खुशी मिल रही हो। उसका शरीर सूखी भूमि की तरह जिसे बारिश मिल रही हो, इस शुद्ध और अद्भुत शक्ति को बेताबी से सोखने लगा। जैसे ही यह शक्ति उसके पूरे शरीर में फैली, उसकी अविश्वसनीय रूप से गंभीर चोटें तेजी से दिखाई देने वाली गति से ठीक होने लगीं। इतना ही नहीं, उसकी साधना का स्तर भी आश्चर्यजनक गति से बढ़ रहा था। कुछ ही सांसों में उसकी अविश्वसनीय रूप से गंभीर चोटें पूरी तरह से ठीक हो गई थीं। लेकिन उसकी चोटों को ठीक करने के बाद औषधि की औषधीय शक्ति ने अपनी ऊर्जा का केवल एक बहुत छोटा हिस्सा ही खर्च किया। शेष औषधीय शक्ति के अधिकांश हिस्से ने उसकी साधना के स्तर को तेजी से आगे बढ़ाना जारी रखा। कुछ सांसों के बाद हर्षवर्धन ने अचानक एक शक्तिशाली आभा प्रस्फुटित की। उस क्षण उसने अमरलोक के सप्तम स्तर की बाधा को तोड़ दिया और अष्टम स्तर पर पहुंच गया। जैसे ही हर्षवर्धन ने इस बाधा को तोड़ा, आकाश और पृथ्वी ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और आकाश से अंतहीन सुनहरी रोशनी उतरी, जिसने हर्षवर्धन के सिर को रोशन कर दिया। उसी समय उसके चारों ओर साधना ऊर्जा की अनगिनत धाराएं उत्पन्न हुई। इस अचानक दृश्य ने नगर की दीवार पर मीनाक्षी, समीर और हरित बांस खड्ग संप्रदाय के अन्य योद्धाओं को स्तब्ध कर दिया। वरिष्ठ बहन मीनाक्षी, क्या क्या हो रहा है? वरिष्ठ भाई हर्षवर्धन, उन्होंने उन्होंने बाधा तोड़ दी। समीर हकलाया, अपने सामने के आश्चर्यजनक दृश्य को घूरते हुए। वह पूरी तरह से स्तब्ध था। वरिष्ठ भाई हर्षवर्धन, वह इतनी अचानक बाधा कैसे तोड़ सकते थे? क्या वरिष्ठ बहन मीनाक्षी ने अभी नहीं कहा था कि वरिष्ठ भाई हर्षवर्धन की चोटें गंभीर थीं? आखिर क्या हुआ? मैं मुझे नहीं पता कि क्या हुआ। समीर की बातें सुनकर मीनाक्षी अपने सदमे से बाहर आई। हर्षवर्धन को देखते हुए, जो अंतहीन सुनहरी रोशनी और घनी साधना ऊर्जा में लिपटा हुआ था, उसने एक गहरी सांस ली और हकलाते हुए कहा। उसके सामने का दृश्य वास्तव में हैरान करने वाला था। लगातार लड़ाइयों में हर्षवर्धन को लगी चोटें स्पष्ट रूप से बहुत गंभीर थीं। ऐसी स्थिति में वह अमरलोक के अष्टम स्तर पर अचानक कैसे पहुंच सकता था? इस विचित्र और अचानक घटी घटना ने मीनाक्षी को अपना सिर खुजलाने पर मजबूर कर दिया। वह यह समझने में असमर्थ थी कि क्या हो रहा है। काफी देर बाद आकाश में घने हुए साधना पुष्प धीरे धीरे हर्षवर्धन के शरीर में विलीन हो गए और दुनिया में अजीब घटनाएं धीरे धीरे कम हो गईं। हर्षवर्धन ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और एक लंबी आह छोड़ी। मैं साथी साधक खड्ग की जीवन रक्षक कृपा को कभी नहीं भूलूंगा। कृपया मेरी गहरी कृतज्ञता स्वीकार करें। हर्षवर्धन मुड़ा और विराट के स्वर्ण नाग अवतार के सामने घुटनों के बल बैठ गया। गहराई से प्रणाम करते हुए और कृतज्ञता से भरे चेहरे के साथ बोला। खड्ग सन्यासी ने उसे जो औषधि दी थी वह वास्तव में चमत्कारी थी। यद्यपि यह औषधि केवल उच्च श्रेणी के अमरलोक की थी, इसके प्रभाव इतने शक्तिशाली और चमत्कारी थे कि अर्धचरण गहन शून्य स्तर की औषधि भी शायद इसके सामने फीकी पड़ जाती। इस औषधि ने न केवल उसकी चोटों को ठीक किया, बल्कि उसे एक ही झटके में अमरलोक के अष्टम स्तर पर पहुंचने में भी मदद की। इसके अलावा इस औषधि की अतुलनीय रूप से चमत्कारी शक्ति ने उसके मज्जा और हड्डियों को साफ कर दिया, जिससे उसके शरीर में पूर्ण परिवर्तन हो गया। इस औषधि को लेने के बाद हर्षवर्धन ने महसूस किया कि उसकी योग्यता में पहले की तुलना में काफी सुधार हुआ है। उसने पहले कभी इतनी चमत्कारी औषधि के बारे में सुना भी नहीं था। उसे देखने की तो बात ही छोड़िए। यह खड्ग सन्यासी, कोई नहीं जानता था कि उसकी पृष्ठभूमि क्या है। फिर भी उसके पास ऐसी चमत्कारी औषधियां थीं। जहां तक उसके पहले के इस दावे की बात है कि वह केवल एक दुष्ट साधक था, हर्षवर्धन ने इस पर एक भी शब्द विश्वास नहीं किया। एक दुष्ट साधक को इतनी चमत्कारी औषधियां कहां से मिलेंगी? इसके अलावा एक दुष्ट साधक जो केवल अमरलोक के प्रथम स्तर पर था, इतनी स्वर्गभेदी युद्ध शक्ति कैसे रख सकता था? चाहे उसकी प्रतिभा कितनी भी उत्कृष्ट क्यों न हो, एक उच्च स्तरीय साधना विधि के बिना उसकी प्रतिभा व्यर्थ हो जाएगी। इसलिए हर्षवर्धन अब यह नहीं मानता था कि विराट का स्वर्ण नाग अवतार केवल एक दुष्ट साधक था। उसे तो यहां तक संदेह था कि विराट का स्वर्ण नाग अवतार पूर्वी रहस्य मंडल से नहीं, बल्कि किसी अन्य क्षेत्र की एक प्राचीन और शक्तिशाली शक्ति का शिष्य था। क्योंकि पूर्वी रहस्य मंडल में उसने कभी इतने आश्चर्यजनक रूप से प्रतिभाशाली प्रतिभा के बारे में नहीं सुना था। इसके अलावा उसने कभी ऐसी चमत्कारी औषधि के बारे में नहीं सुना था। उसकी पिछली स्थिति को देखते हुए उच्च श्रेणी की अमरलोक की एक साधारण औषधि की तो बात ही छोड़िए, अर्धचरण गहन शून्य स्तर की औषधि भी इतने कम समय में उसकी चोटों को ठीक करने में पूरी तरह से असमर्थ होती। अमरलोक के अष्टम स्तर पर पहुंचने में मदद करना तो दूर की बात है। साथ ही साधक हर्षवर्धन, आप क्या कर रहे हैं? जल्दी उठिए। विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने हर्षवर्धन के कार्यों को देखकर उसे जल्दी से उठने में मदद की। इस क्षण
मीनाक्षी, समीर और हरित बांस खड्ग संप्रदाय के योद्धाओं का एक समूह भी उड़कर आ गया। वरिष्ठ भाई हर्षवर्धन, क्या 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 आपने अमरलोक के अष्टम स्तर पर पहुंच गए हैं? समीर ने हर्षवर्धन की ओर देखा, अभी भी अविश्वास से पूछ रहा था। बिल्कुल, मैं वास्तव में अमरलोक के अष्टम स्तर पर पहुंच गया हूं। हर्षवर्धन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। वरिष्ठ भाई हर्षवर्धन, आपको क्या हुआ? आप इतनी अचानक अमरलोक के अष्टम स्तर पर कैसे पहुंच सकते हैं? मीनाक्षी ने हर्षवर्धन की ओर देखा। वह भी अविश्वास से पूछ रही थी। साथ ही, क्या आपकी चोटें ठीक हो गई हैं? हाँ, मेरी चोटें पूरी तरह से ठीक हो गई हैं। हर्षवर्धन ने सिर हिलाया। जहां तक इस बात का सवाल है कि मैं अमरलोक के अष्टम स्तर पर कैसे पहुंचा, यह पूरी तरह से साथी साधक खड्ग की कृपा से है। हर्षवर्धन ने विराट के स्वर्ण नाग अवतार की ओर मुड़कर देखा और कहा, साथी साधक खड्ग की कृपा? मीनाक्षी स्तब्ध रह गई। वास्तव में? हर्षवर्धन ने कहा, यह साथी साधक खड्ग ही थे जिन्होंने मुझे एक अत्यंत चमत्कारी औषधि प्रदान की थी। इस औषधि ने न केवल मेरी चोटों को ठीक किया, बल्कि मुझे अमरलोक के अष्टम स्तर पर पहुंचने में भी मदद की। एक औषधि ने वरिष्ठ भाई हर्षवर्धन की चोटों को ठीक कर दिया और यहां तक कि उन्हें अमरलोक के अष्टम स्तर पर पहुंचने में भी मदद की। यह किस प्रकार की औषधि है जो इतनी चमत्कारी है? समीर यह सुनकर उत्सुकता से पूछे बिना नहीं रह सका। मैं देख रहा हूं कि आप सभी की चोटें काफी गंभीर हैं, इसलिए मैं आपको ये औषधियां दूंगा। समीर की बातें सुनकर विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने अपनी हथेली खोली और कई मध्य श्रेणी की अमर औषधियां निकाली और उन्हें मीनाक्षी, समीर और हरित बांस खड्ग संप्रदाय के अन्य योद्धाओं को सौंप दिया। ऐसा नहीं था कि वह उच्च श्रेणी की अमर औषधियां देने से हिचकिचा रहा था, बल्कि बात यह थी कि मीनाक्षी, समीर और हरित बांस खड्ग संप्रदाय के अन्य योद्धाओं की साधना का स्तर हर्षवर्धन से कम था। मीनाक्षी केवल अमरलोक के षष्ठम स्तर पर थी, जबकि समीर और हरित बांस खड्ग संप्रदाय के अन्य योद्धा पंचम स्तर पर थे और कुछ तो केवल चतुर्थ स्तर पर भी थे। उच्च श्रेणी की अमर औषधि की अपार ऊर्जा को समाहित करने के लिए उनकी साधना बस अपर्याप्त थी। उन्हें औषधि देने से केवल उनका नुकसान ही होता, जिससे वे इसकी भयानक औषधीय शक्ति से अभिभूत हो जाते। मध्य श्रेणी की अमर औषधियों को देखकर जो विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने निकाली थीं, मीनाक्षी, समीर और हरित बांस खड्ग संप्रदाय के अन्य योद्धाओं ने संकोच पूर्वक एक दूसरे की ओर देखा। अंततः उन सभी ने हर्षवर्धन की ओर देखा। वे यह तय करने की हिम्मत नहीं कर पाए कि विराट के स्वर्ण नाग अवतार से औषधियां स्वीकार करें या नहीं, और वे केवल हर्षवर्धन की राय ले सकते थे। चूंकि यह साथी साधक खड्ग का दयालु प्रस्ताव है, इसलिए आपको मना नहीं करना चाहिए, हर्षवर्धन ने उनकी ओर देखते हुए कहा। हालांकि हमें साथी साधक खड्ग की महान दयालुता को याद रखना चाहिए। यदि भविष्य में कोई अवसर मिलता है तो हम साथी साधक खड्ग की आज की दयालुता का प्रतिदान करेंगे, भले ही इसके लिए आग और पानी से ही क्यों न गुजरना पड़े। चूंकि उसने खुद भी विराट के स्वर्ण नाग अवतार से औषधियां स्वीकार कर ली थीं, इसलिए मीनाक्षी, समीर और अन्य लोगों का मना करना उचित नहीं होगा। इसके अलावा मीनाक्षी, समीर और अन्य लोग भी गंभीर रूप से घायल थे और उन्हें वास्तव में ऐसी चमत्कारी दवाओं की तत्काल आवश्यकता थी जो उनकी चोटों को जल्दी ठीक कर सकें। जी, वरिष्ठ भाई हर्षवर्धन। हर्षवर्धन की बातें सुनकर मीनाक्षी, समीर और अन्य लोग बहुत खुश हुए। हर्षवर्धन की मंजूरी के साथ उन्हें इन औषधियों को स्वीकार करने के बारे में कोई चिंता नहीं थी। मीनाक्षी, समीर और हरित बांस खड्ग संप्रदाय के अन्य योद्धा एक एक करके आगे बढ़े और विराट के स्वर्ण नाग अवतार से मध्य श्रेणी की अमर औषधियां लीं। धन्यवाद साथी साधक खड्ग। औषधि प्राप्त करने के बाद मीनाक्षी ने सम्मानपूर्वक विराट के स्वर्ण नाग अवतार को प्रणाम किया। अब उसने अमरलोक के प्रथम स्तर के इस स्वर्ण वस्त्रधारी युवक को कम आंकने की हिम्मत नहीं की। इसके बजाय वह प्रशंसा और विस्मय से भर गई। पहले उसका सबसे प्रशंसित व्यक्ति उसका वरिष्ठ भाई हर्षवर्धन था। हर्षवर्धन की प्रतिभा, स्वभाव और चरित्र सभी ऐसी चीजें थीं जिनका वह गहराई से सम्मान करती थी। लेकिन अब यहाँ तक कि हर्षवर्धन भी, जिसे वह एक आदर्श मानती थी, इस खड्ग सन्यासी की तुलना में फीका पड़ गया। साथी साधक खड्ग, मैंने वास्तव में यह उम्मीद नहीं की थी कि आप एक ऐसे छुपे हुए उस्ताद होंगे, समीर ने प्रशंसा के साथ कहा जब उसने विराट के स्वर्ण नाग अवतार से मध्य श्रेणी की अमर औषधि प्राप्त की। उन रक्त जीवियों का वध करते समय विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने जो आश्चर्यजनक ताकत दिखाई थी, उसने उसे पूरी तरह से जीत लिया था। साथी साधक समीर, आप मेरी बहुत तारीफ कर रहे हैं। यह सुनकर विराट का स्वर्ण नाग अवतार हल्का सा मुस्कुराया। हरित बांस खड्ग संप्रदाय के इन योद्धाओं के प्रदर्शन ने उसकी स्वीकृति प्राप्त कर ली थी। यह जानते हुए कि उनका विनाश निश्चित है, उन्होंने नगर के निवासियों की रक्षा के लिए अपनी जमीन डटे रहे। इस कार्य ने विराट को गहराई से प्रभावित किया। मीनाक्षी, समीर और हरित बांस खड्ग संप्रदाय के अन्य योद्धाओं ने मध्य श्रेणी की अमर औषधियां प्राप्त करने पर उनका सेवन करने में कोई संकोच नहीं किया। औषधियां लेने के बाद ही उन्हें उनके चमत्कारी प्रभावों का सही मायने में एहसास हुआ। उनकी चोटें तेजी से ठीक होती दिखाई दे रही थीं। कुछ ही सांसों में उनके घाव पूरी तरह से ठीक हो गए थे। इसके अलावा मध्य श्रेणी की अमर औषधियों की चमत्कारी शक्ति ने न केवल उनकी चोटों को ठीक किया, बल्कि उनके शरीर को भी साफ किया। इस अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली दवा के तहत उन्होंने महसूस किया कि उनके शरीर में पूर्ण परिवर्तन हो रहा है। इसके अलावा अद्भुत और अपार औषधीय शक्ति के कारण उनकी साधना का स्तर अकल्पनीय गति से बढ़ने लगा। लगभग आधे प्रहर के समय